ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चालू करेंगे हमारा अप्लाइड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का हमारा थर्ड यूनिट। ओके, दैट इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, इसके पहले आपने दो ट्रांसफॉर्म पढ़े हैं, एक है लैपलास ट्रांसफॉर्म, मतलब एक ही ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, लैपलास ट्रांसफॉर्म और उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसका इनवर्स, दैट इज अ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस यूनिट के कंटेंट क्या क्या है। ओके, इस यूनिट में आपको सबसे पहले पढ़ना है फोरियर इंटीग्रल क्या होता है। ओके, बाद में पढ़ना है फोरियर साइन इंटीग्रल क्या होता है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल क्या होता है, और तीनों के बेस कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ना है। ओके, तो मतलब क्या फोरियर इंटीग्रल, मतलब क्या किसी भी फंक्शन को आप फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के फॉर्म में या फिर फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, कैसे लिख सकते हो ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, बाद में फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ओके, ये तीनों ट्रांसफॉर्म हमें यहाँ पे पढ़ना है और साथ में इसका इनवर्स भी पढ़ना है, इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, अब जब हम ये पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ओके, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो जैसे हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में पढ़ेंगे और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए देखेंगे। ओके, साथ में उसका हम इनवर्स भी देखेंगे, व्हाट इज इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, बाद में लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्सेवल्स आइडेंटिटी। ओके, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन रहता है पार्सेवल आइडेंटिटी का। ओके, नाउ तो इतने सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो चालू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, लेकिन इसके पहले अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है तो इसके लिए कुछ बेसिक्स यहाँ पे मैं लिखवा के दूंगा, वो आपको लिखना है और समझना है। ओके, बेसिक्स में क्या है, कुछ इंटीग्रेशंस के फार्मूले हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, उसको इवेल्युएट कैसे किया जाता है, साथ में इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज है, क्लियर है। तो ये सभी चीजें हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में हम टॉपिक को छेड़ेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले कंटेंट लिख लीजिए, अभी हम देखते हैं कि इसका बेसिक्स क्या होता है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, चालू करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये यूनिट पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से बेसिक्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो सबसे पहले है बेसिक्स इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। कौन से फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है, कौन से फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है। ओके, जरा सिंपल शॉर्टकट में डेफिनेशन लिखवा के दिया। अगर कोई फंक्शन है आपके पास, ओके, उसमें मैंने अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, ठीक है, उस फंक्शन में अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद अगर आपका आंसर ओरिजिनल फंक्शन आता है, मतलब f ऑफ x आता है, तो वो फंक्शन इवन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर cos x, ठीक है ना। अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पे x को रिप्लेस करता हूं माइनस एक्स से, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, आंसर कितना मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर, करेक्ट है ना। और एक्स स्क्वायर क्या है आपका, f ऑफ x है, करेक्ट है ना। देखो आपने क्या किया, इस फंक्शन में x को रिप्लेस किया माइनस एक्स, माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद आपको आंसर क्या मिला, ओरिजिनल फंक्शन मिला, दैट इज एक्स स्क्वायर मिला, और ये जो एक्स स्क्वायर है आपका f ऑफ x के बराबर है। ओके, तो हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाइड होगी कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, देन वी से दैट f ऑफ x इज अ इवन फंक्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर इज अ इवन फंक्शन। क्लियर है। अगर देखो, अगर मैं cos x के बारे में ये करता हूं, देखो क्या मिलता है, cos x, अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, cos ऑफ माइनस एक्स, ओके, इज इक्वल टू, cos ऑफ माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो cos ऑफ माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा आपका, cos x हो जाएगा। ओके, और cos x क्या है आपका ओरिजिनल फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। तो क्या किया आपने, f ऑफ x इक्वल टू cos x था, इस x में आपने रिप्लेस किया, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना मिला आपको, f ऑफ x मिला, ओरिजिनल फंक्शन मिला। सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज अ इवन फंक्शन। ओके, दो इवन फंक्शन का एडिशन भी इवन फंक्शन होता है, दो इवन फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी इवन फंक्शन ही होता है, दो इवन फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी इवन फंक्शन होता है, और दो इवन फंक्शन का डिवीजन भी इवन फंक्शन होता है। ये बात ध्यान रखना होगा। तो इवन फंक्शन समझ में आया। अब देखते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है, क्लियर है ना। अब ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, ओके, तो मुझे आंसर कुछ ऐसे फॉर्म में मिलना चाहिए, माइनस साइन कॉमन निकाला है और मुझे क्या मिलना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन रिटर्न में मिलना चाहिए। मतलब क्या, सपोज करो कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, ओके, अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करता हूं माइनस एक्स से, तो क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है ना। अब साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं माइनस साइन को कॉमन निकालता हूं और यहाँ पे कितना मिला आपको, साइन एक्स मिला। क्लियर है।
तो देखो यहाँ पे कितना मिला आपको, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना मिला आपको माइनस, और साइन एक्स क्या आपका ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ओके क्लियर है। तो आपने क्या किया इसमें एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस किया तो आपको मिला एफ ऑफ माइनस एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मिलती है माइनस एफ ऑफ एक्स के साथ बराबर। ओके सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज अ ऑड फंक्शन। ओके अनदर वन एग्जांपल, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक्स क्यूब लेता हूं, ठीक है ना, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक्स क्यूब लेता हूं। ओके अब मैं क्या करूंगा, एक्स को रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स से। ओके माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ पे मिलता है आपको माइनस एक्स क्यूब। अब बताइए बराबर ये फंक्शन ऑड है या इवन है, ठीक है ये फंक्शन क्या है, ऑड है या इवन है। चलो माइनस का क्यूब माइनस होता है, ठीक है, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब होता है, तो माइनस साइन कॉमन निकाला है और एक्स क्यूब क्या मिलता है आपको, ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। क्लियर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिला। ओके सो दैट दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज अ ऑड फंक्शन। ओके क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको समझ में आया ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। क्लियर है ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। ओके प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रल है जिसकी लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट प्लस है, मतलब माइनस इंटू प्लस है, यहाँ पे माइनस पाई टू प्लस पाई हो सकता है, माइनस वन टू प्लस हो सकता है, माइनस टू टू प्लस टू हो सकता है। ओके लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होनी चाहिए बट इन अपोजिट साइन। ओके लोअर लिमिट नेगेटिव में होनी चाहिए, अपर लिमिट पॉजिटिव में होनी चाहिए, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्लियर है। और यहाँ पे इंटीग्रेंट कौन सा है, एफ ऑफ एक्स। ओके तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आता है, इस इंटीग्रेशन का आंसर आता है 2 टाइम्स 0 टू ये एफ ऑफ एक्स डीएक्स, अगर एफ ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन है। ओके आप इसको ऐसे इस इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हो। कौन से फॉर्म में, 2 टाइम्स, देखिए लोअर लिमिट 0 लिखना, अपर लिमिट एज इट रखना, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स कब लिख सकते हो, अगर आपका एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तब। क्लियर है। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना लिखोगे आप, 0, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। क्लियर है। लेकिन उसके लिए आपको जो लिमिट देनी चाहिए वो माइनस ए टू ए के फॉर्म में देनी चाहिए, मतलब -1 to 1, -2 to 2, -पाई टू पाई, -पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, इस तरीके से अगर लिमिट दी जाती है तो आप ये चेक करना कि ये जो इंटीग्रेंट है ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर ये जो एफ ऑफ एक्स है ये ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा, 0। अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसका आंसर आप ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 टू ये एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। ओके अगर सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स ये नाइदर ऑड नॉर इवन है, मतलब क्या ये ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है, तब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये टू बी एफ ऑफ टी डी, ठीक है, ये दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो अगर इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, यहाँ पे एफ है यहाँ पे एफ है, ओके ओनली मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। तो वेरिएबल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है। ओके लेकिन कंडीशन है कि लिमिट और फंक्शन सेम होना चाहिए। अगर लिमिट ए टू बी है, यहाँ पे भी लिमिट ए टू बी है, यहाँ पे फंक्शन एफ है, यहाँ पे भी फंक्शन एफ है, तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। ओके देखो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ए टू बी साइन एक्स डीएक्स है और यहाँ पे ए टू बी साइन टी डीटी है, ओके तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से तो वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन का आंसर चेंज नहीं होता है, प्रोवाइडेड दैट the limit of integration should be same and the function should be same. Clear है ना। नेक्स्ट है अगर ये टू बी लिमिट है, आपको इसको लिमिट को इंटरचेंज करना है, ये की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट बनाना है और लोअर लिमिट अपर लिमिट बनाना है, तो माइनस साइन दे देना। ओके अगर माइनस साइन दे दिया तो आप लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना सकते हो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना सकते हो। ओके ये बाय प्रॉपर्टी से आ जाता है। क्लियर है। या फिर माइनस साइन हटाना है तो लोअर लिमिट को अपर बनाओ, अपर लिमिट को लोअर बनाओ। ओके तो इस पे और कुछ बेसिक्स देखते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। ओके कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले भी देख लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स अपॉन ये। ओके साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस में आएगा और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा। ओके दैट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स अपॉन ए प्लस सी। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर ए एक्स अपॉन में एक्स का कोएफिशिएंट ए। ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ये दैट इज एक्स का कोएफिशिएंट। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी। ओके तो आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जो बड़ा इंटीग्रेशन है इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x से। u के लिए डेरिवेटिव, ओके v के लिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये भी v के लिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके आपको यहाँ पे काम में आएंगे ये दोनों फार्मूले, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन ए साइन या फिर कॉस, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता है
मतलब e टू दी पावर x इंटू साइन बी एक्स या फिर e टू दी पावर x इंटू कॉस बी एक्स। ओके, तो दोनों का आंसर कैसे लिखेंगे? देखो e टू दी पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e टू दी पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ये क्या है? e के पावर में x का कोएफिशिएंट ये रहेगा और साइन कॉस के एंगल में x का कोएफिशिएंट b रहेगा। ओके, तो दोनों फार्मूले में फर्स्ट टर्म कितनी आएगी? e टू दी पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, स्टार्ट करना ये से ये। ओके, यहाँ पे साइन bx दिया है तो साइन bx आएगा, यहाँ पे कॉस bx दिया है इंटीग्रेशन में तो कॉस bx आएगा। साइन में आता है माइनस, कॉस में आता है प्लस। साइन के फार्मूले में आता है माइनस। अगर ये समझ में नहीं आता तो सिंपल एक बात ध्यान में रखना, अगर आप कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, ओके सिंपल है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो सिंपल माइनस कॉस में आएगा। क्लियर है ना? तो देखो, और यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस साइन, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। क्लियर है? तो e टू दी पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये से स्टार्ट करना हमेशा, ये यहाँ पे साइन bx के लिए फार्मूला है तो साइन bx से स्टार्ट करना, कॉस bx के लिए तो कॉस bx से स्टार्ट करना। साइन में आता है माइनस, कॉस में आता है प्लस। पहली टर्म ये भी लिखी अपने, ओके, फर्स्ट टर्म में ये लिखा, सेकंड टर्म में भी लिखेंगे, सिंपल। क्लियर है? यहाँ पे साइन लिखा तो यहाँ पे कॉस bx लिखना, यहाँ पे कॉस bx लिखा तो यहाँ पे साइन bx लिखना। ओके, दैट्स इट। बाद में एक फार्मूला सर्कुलर फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा के लिए फार्मूला है e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ओके, और कॉस थीटा के लिए फार्मूला है e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। क्लियर है? और ये तो फार्मूला आपको पता है, यूलर्स फार्मूला, e टू दी पावर प्लस माइनस आई थीटा दैट इज कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। ओके, e के पावर में प्लस आई थीटा है तो प्लस साइन आएगी, e के पावर में माइनस आई थीटा है तो माइनस साइन आएगी। ठीक है, तो इतने फार्मूला आपको पता होने चाहिए, और एक दो बेसिक्स है वो भी मैं ले लूंगा। क्लियर है? और जब जब कुछ कुछ बेसिक अगर रिक्वायर्ड होता है तब मैं उसको फार्मूले में, मतलब टॉपिक में उसको डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना। इसके बाद हम चालू करते हैं फोरियर इंटीग्रल। क्लियर है? उसके फार्मूले और उसके एग्जांपल्स, तो इतना लिख लीजिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चालू करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म का पहला जो टॉपिक है वो है फोरियर इंटीग्रल। क्लियर है? इसके पहले मैंने एक छोटा सा लेक्चर लिया था। ओके, उसमें हमने कुछ फार्मूले बेसिक्स डिस्कस किए थे कि इस चैप्टर को लगने वाले बेसिक्स क्या है, कौन कौन से फार्मूले इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कौन सी प्रॉपर्टी या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कौन कौन से। ओके, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर से हम चालू करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, मेन टॉपिक चालू करते हैं फोरियर इंटीग्रल। अब फोरियर इंटीग्रल में क्या पढ़ना है आपको? आप कोई भी फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन हर एक फंक्शन को नहीं। क्लियर? हर एक फंक्शन को आप फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कौन से फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? अ फंक्शन f ऑफ x विच इज पीस वाइज कंटिन्यूअस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। एक ऐसा फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x जो पीस वाइज कंटिन्यूअस है। ओके, पीस वाइज कंटिन्यूअस मतलब क्या? हर एक सब इंटरवल में, ठीक है ना, हर एक फाइनाइट सब इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और एट द एंड पॉइंट उसकी वैल्यू जो रहेगी वो फाइनाइट आनी चाहिए। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज अ पीस वाइज कंटिन्यूअस। ओके, तो नंबर वन कंडीशन क्या है कि अगर आपको किसी फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है या फिर फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है या फिर फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है, ओके, तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए? पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, इन एवरी फाइनाइट इंटरवल। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है ना? पहली कंडीशन है कि वो पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। दूसरी है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए ऑन द एक्स एक्सिस पे। ठीक है? जो भी फंक्शन ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ओके, वो हम उसी फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके ना? अब जरा अब यहाँ पे हमें पढ़ना है फोरियर, तीन टाइप के फोरियर इंटीग्रल। एक है मेन फोरियर इंटीग्रल, ओके, दूसरा है फोरियर साइन इंटीग्रल और बाद में फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो आप किसी फंक्शन को f ऑफ x, मतलब जो फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस है और इंटीग्रेबल है, उसको आप फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, अब तीनों के फार्मूले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोरियर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इज। ओके, अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, उसको आपको फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ये फार्मूला। ओके, अब देखो फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है तो फार्मूला क्या है? यहाँ पे आएगा 1/π। ओके, फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है, तो तीनों फार्मूले साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं। ओके, पहले चेक करते हैं फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में कोई फंक्शन को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1/π। ओके,
आउटर लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 0 टू इंफिनिटी, इनर लिमिट जो रहेगी वो रहेगी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, यहाँ पे रहेगा आपका एफ ऑफ टी। ओके, एफ ऑफ टी मतलब क्या, जो फंक्शन को आप फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, वो फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करो टी से और ये बनेगा आपका फंक्शन एफ ऑफ टी। क्लियर है? एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लिकेशन कौन आएगा, कॉस। ओके, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे ब्रैकेट में टी माइनस एक्स। ओके, तो देखो कॉस का एंगल जो हो गया वो यहां से लेके यहां तक हो गया, मतलब लैम्डा से लेके टी माइनस एक्स तक हो गया। ओके, ये रहेगा आपका कॉस का एंगल। आप लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लैम्डा टी माइनस लैम्डा एक्स भी लिख सकते हो। क्लियर है? और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी और डी लैम्डा, मतलब टी से और लैम्डा से इंटीग्रेशन होगा। अब सबसे पहले लिखा है मैंने टी डी टी। ओके, तो ये जो इनर इंटीग्रेशन है ना, ये जो इनर इंटीग्रेशन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये जो लिमिट है ये टी की लिमिट है। ओके, और बाहर वाली जो लिमिट रहती है वो लैम्डा की लिमिट रहेगी, लैम्डा इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब जो इनर इंटीग्रेशन है आपको उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी से, ध्यान रखना। ओके, जो इनर इंटीग्रेशन है उसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी से, लैम्डा से नहीं। ओके, और जो दूसरा इंटीग्रेशन है उसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा से। लेकिन सेकंड इंटीग्रल को हम कभी भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इनर इंटीग्रेशन को ही इंटीग्रेट करेंगे और उसका आंसर फाइंड करेंगे। सेकंड इंटीग्रेशन एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एफ ऑफ एक्स को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है। तो मिनिमम मतलब वहां पे एक इंटीग्रेशन का साइन तो होना चाहिए। ओके, तो मैं एफ ऑफ एक्स को फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखूंगा। दोनों में से आपको ओनली इनर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आउटर इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। ओके ना, तो फार्मूला तो आपको पता है 1 बाय पाई। ठीक है, आउटर लिमिट लैम्डा की हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इनर लिमिट टी की रहेगी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे एफ ऑफ टी, ठीक है ना, एफ ऑफ टी मतलब क्या है, जिस फंक्शन को आपको फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, उस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करो टी से और ये फंक्शन आएगा एफ ऑफ टी। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कॉस आता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लैम्डा इन ब्रैकेट टी माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना, एक्स क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी और लैम्डा से कर रहे हो, तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल रहेंगे, एक तो रहेगा टी, दूसरा रहेगा लैम्डा। ओके, वाइल अगर आप टी से इंटीग्रेशन करते हो तो लैम्डा कांस्टेंट रहेगा और एक्स कांस्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। ओके, तो इनर इंटीग्रेशन जो रहेगा वो टी, इनर इंटीग्रेशन को आपको टी से इंटीग्रेट करना है, आउटर इंटीग्रेशन को लैम्डा से, लेकिन आउटर इंटीग्रेशन को हम कभी भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ध्यान में रखना। ओके, हम ओनली इंटीग्रेट करेंगे इनर इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी से। जब हम टी से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट रहेगा और एक्स कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है ना? तो ये होता है फार्मूला। ओके, आप कोई भी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को, ठीक है ना, कौन सा फंक्शन जो पीस वाइज कंटिन्यूअस है और जो इंटीग्रेबल है उसी को आप फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, अब आते हैं फोरियर साइन इंटीग्रल और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। ओके, ये तो हो गया फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में। अगर मुझे सेम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को फोरियर साइन इंटीग्रल में लिखना है या फिर फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है, तो फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर मुझे फोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल में लिखना है तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बाय पाई 2 बाय पाई, यहाँ पे कितना आ रहा था 1 बाय पाई आ रहा था। ओके, फोरियर साइन कोसाइन में आता है 2 बाय पाई 2 बाय पाई। ठीक है, आउटर लिमिट और इनर लिमिट, ठीक है, दोनों की लिमिट सेम रहेगी, मतलब 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी। आउटर लिमिट जो रहेगी वो रहेगी लैम्डा की, इनर जो लिमिट रहेगी वो रहेगी टी की। आउटर लिमिट जो रहेगी लैम्डा की, इनर लिमिट जो रहेगी वो टी की रहेगी। ठीक है ना, तो दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी आउटर और इनर 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी, आउटर लिमिट लैम्डा की, इनर लिमिट टी की। ओके, अगर फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आएगा साइन लैम्डा एक्स। ओके, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आएगा कॉस लैम्डा एक्स। क्लियर है ना? यहाँ पे इनर लिमिट रहेगी टी की, टी वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी। जिस फंक्शन को आपको फोरियर साइन इंटीग्रल में या फिर कोसाइन इंटीग्रल में लिखना है उस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करो टी से, तो ये मिलता है आपको एफ ऑफ टी। ओके, अगर फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है तो साइन लैम्डा टी आएगा, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है तो कॉस लैम्डा टी आएगा। सिंपल है। ओके, देखो 2 बाय पाई 2 बाय पाई, लिमिट 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी, आउटर लिमिट लैम्डा की, इनर लिमिट टी की। यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स, यहाँ पे कॉस लैम्डा एक्स, ध्यान में रखना। ओके ना, यहाँ पे एक्स रहेगा कांस्टेंट, ध्यान में रखना। ओके ना, यहाँ पे एफ ऑफ टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी, साइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है तो साइन लैम्डा टी आएगा, यहाँ पे कॉस लैम्डा टी आएगा। क्लियर है ना? लैम्डा दोनों में आएगा, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा के साथ टी आएगा, यहाँ पे लैम्डा के साथ एक्स आएगा, बराबर ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? और इनर इंटीग्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी से, आउटर इंटीग्रेशन को लैम्डा से, लेकिन हमें आउटर इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट नहीं करना है। ठीक है, हमारा आंसर इंटीग्रेशन के फॉर्म में आना चाहिए।
तो आउटर को हम कभी भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जो भी इंटीग्रेशन करेंगे हम ओनली इनर इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? अब ये होता है फोरियर साइन इंटीग्रल और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। ओके हाँ, अब एक छोटी सी कंडीशन देखते हैं जिसको बोला जाता है डिरिचलेट कंडीशन। ओके, ये कंडीशन कब यूज करते जरा, ये कंडीशन यूज करते हैं जब आपका फंक्शन जो रहेगा वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है ना? आपका फंक्शन क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वैल्यू दे रहा है ये, यहाँ पे वैल्यू दे रहा है बी। ओके ना? सपोज करो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू दे रहा है वो L1 दे रहा है और यहाँ पे L2 दे रहा है। ओके ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब आपका x ये रहेगा लेस देन ये रहेगा और जब आपका x क्या रहेगा ग्रेटर देन ये रहेगा। ओके ना? ठीक है, या फिर इक्वल टू भी रहेगा। ओके ना? देखो अगर एफ ऑफ एक्स के लिए L1 L2 आ रही है, ओके, फॉर x इज लेस देन ये के लिए L1 एंड फॉर x इज ग्रेटर देन ये के लिए L2, तो ये जो फंक्शन है ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? ऑब्वियसली ये पॉइंट पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? क्योंकि कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ये माइनस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये बराबर होनी चाहिए लिमिट एक्सटेंड्स टू ये प्लस के, ओके, एफ ऑफ एक्स, और ये दोनों बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ये के बराबर। ओके, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, अगर ये देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, लेफ्ट हैंड अगर मैं लिमिट लेता हूं तो मुझे आंसर L1 मिलता है, राइट हैंड लिमिट लेता हूं तो मुझे आंसर कितना मिलता है? L2 मिलता है। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे, ठीक है ना, देखो कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट पे अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और उस पॉइंट पे आपको ये फंक्शन की वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है, ये देखो एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ ए निकालना है तब हम यूज करते हैं डिरिचलेट कंडीशन। ठीक है, ध्यान में रखना, हम डिरिचलेट कंडीशन कब यूज करेंगे? जब आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा किसी पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो मैं यूज करूंगा डिरिचलेट कंडीशन। ओके, देखो मेरे पास फंक्शन है ये एफ। ओके, मुझे x इक्वल टू ये पॉइंट पे, ओके, दैट इज x इक्वल टू ये, एफ ऑफ x इक्वल टू ये, x इक्वल टू ये पॉइंट पे ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है और मुझे उसी फंक्शन की इस फंक्शन की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, तो मैं यूज करूंगा डिरिचलेट कंडीशन। ओके, डिरिचलेट कंडीशन क्या कहती है कि एफ ऑफ ये प्लस निकालो। ओके, मतलब ये क्या है? एफ ऑफ ए प्लस मतलब क्या? राइट हैंड लिमिट। ओके, एफ ऑफ ए माइनस निकालो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, उसको डिवाइड बाय 2 करना, तो आपको मिलती है एफ ऑफ ए। ओके, अब राइट हैंड लिमिट मतलब क्या? एफ ऑफ ए पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट मतलब क्या? ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक्स जो रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका ये एक्स जो रहेगा वो ये को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड से। ओके, अब इन दैट केस ये क्या रहेगा? ये जो रहेगा ये ग्रेटर देन ये रहेगा, सॉरी एक्स क्या रहेगा? ग्रेटर देन ये रहेगा। ओके, देखो ना, हर एक राइट हैंड साइड, देखो नंबर लाइन पे, ठीक है ना, हर एक राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा रहता है। तो यहाँ पे ये है, अगर x इधर से अप्रोच करेगा तो x क्या रहेगा? ये से बड़ा रहेगा। ओके ना, अगर x लेफ्ट हैंड साइड से ये को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली x क्या रहेगा? ये से छोटा रहेगा। क्लियर है? सुनो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड लिमिट। ओके, व्हेन x टेंड्स टू ये पॉजिटिव, अगर x ये को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, ओके, तो इसकी वैल्यू निकालना है एफ ऑफ एक्स, मतलब आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है। ओके, x टेंड्स टू ये पॉजिटिव का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन ए। ओके ना, तो इसकी लिमिट निकालो एफ ऑफ एक्स की, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, उसको डिवाइड करो 2 से, आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। ओके, तो ये कंडीशन कब यूज करोगे? जब आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा किसी पॉइंट पे, ओके, पॉइंट ए पे, और उस पे आपको एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तब हम यूज करेंगे डिरिचलेट कंडीशन। क्लियर है? तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, अभी इतना लिख लीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं इसके पे कुछ प्रॉब्लम।